हेलो स्टूडेंट। अपने चलते फ्रांस की क्रांति। और फ्रांस की क्रांति के अंदर जो दास प्रथा थी प्रचलन में थी। ठीक है, तो दास प्रथा का उन्मूलन करने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन चलाए गए, जिसमें सबसे प्रमुख जो आंदोलनकर्ता थे वो जैकोबिन थे। उन्होंने सुधारों की मांग की और जो विदेशों में दास भेजे जाते थे वहाँ श्रमिकों की कमी थी, इसलिए विदेशों से दासों की खरीद होती थी, तो वहाँ दास भेजे जाते थे, दासों को खरीदा जाता था और बेचा जाता था। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही थी, तो उसको समाप्त करने के लिए जैकोबिन क्लब ने कदम उठाया और दास प्रथा को समाप्त किया। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासक के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। कैरिबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप, ये जगह का नाम है, और सेंट डोमिंगो, ये कैरिबियाई उपनिवेश में आते हैं। इसमें मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो। यहाँ क्या है, ये तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं की महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे, ये पूर्ति करते थे। यहाँ इनकी पैदावार अच्छी होती थी और ये विदेशों में भेजते थे इनको। अपरिचित एवं दूर दराज देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया जाता था। बागानों में श्रमिकों की कमी थी और इस कमी को पूरी कौन करता था? यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार। ये तीनों देश मिलकर दासों का क्या करते थे? व्यापार करते थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। कौन सी शताब्दी में? 17वीं शताब्दी। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे और जहां वे स्थानीय सरदारों से क्या करते थे? दास खरीदते थे, यानी नौकर खरीदते थे। फिर क्या करते थे? दासों को दाग लगाया जाता था। जैसे सेना में घोड़ों, अलाउद्दीन खिलजी घोड़े दागा करते थे, ठीक है ना। जैसे गांव के कोई सार्वजनिक बैल या सांड वगैरह होते हैं, उनको दागा जाता है, ऐसे ही दासों को भी दागा जाता था। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाज़ों में ठूस दिया जाता था। ठीक है, खरीद करके और जहाज़ों में ठूस ठूस के भर दिया जाता था। वहाँ उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। अब वहाँ मजदूरों की कमी थी, दास वहाँ पहुँच गए। अब दासों से अनेक प्रकार के मतलब रोजगार करवाए जाने, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जाने लगा। मजदूरों की कमी नहीं थी, तो वहाँ पैदावार बढ़ गई। पैदावार बढ़ी तो यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफ़ी और नील की बढ़ती मांग है वो पूरी होने लग गई। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार की कहानी समृद्ध नगर बन गई। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। मतलब बात यही कि मूलभूत अधिकार हैं वो उपनिवेशों में, उपनिवेश का मतलब जो अन्य राज्यों ने जिन क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा रखा है, उन लोगों को अधिकार दिए जाएं या नहीं दिए जाएं। ऐसी मतलब दोगली सी बात थी कि फ्रांसीसी प्रजा, ऐसी प्रजा को अधिकार प्रदान किए न जाए, अधिकार दिए जाए या न दिए जाए, क्योंकि उनके ऊपर, उन स्थानों पर अन्य लोगों का क्या था? अधिकार था। परंतु दास प्रथा पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया। तो 1794 में जो कन्वेंशन बना, नई कन्वेंशन बनी, ठीक है, उसमें नया कानून बना और नए कानून के तहत दासों को भी मुक्ति का कानून बना दिया गया। यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन दास प्रथा पुनः शुरू कर दी। तो ये थोड़े समय के लिए लागू रहा, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद नेपोलियन वहाँ का राजा बन गया, तो नेपोलियन ने दास प्रथा फिर शुरू कर दी। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो
लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का 1848 में किया गया। अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट बात है। फ्रांस से दास प्रथा का अंत हुआ 1848 ईस्वी में। ठीक है। अब अफ्रीकी निग्रो थे ना, निग्रो जाति, वे गुलाम बनाने के लिए क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। अब है कुछ इससे जुड़ी नई बात, देखते हैं क्या है। ये देखो चित्र 14 है, दास मुक्ति। सन 1794 के चित्र में दासों की मुक्ति का विवरण है। शीर्ष पर तिरंगे बैनर का नारा है, मनुष्य के अधिकार। नीचे अभिलेख कहता है, गुलामों की मुक्ति। एक फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा कर रही है। नए शब्द निग्रो, निग्रो जैसे अपने मरुस्थल में नहीं होते क्या, रहने वाले जनजाति रायका वगैरह, ऐसे वहाँ अफ्रीका के मरुस्थल में रहने वाली जो जाति होती है उसको बोलते हैं निग्रो, स्थानीय लोग। निग्रो अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग। यह अपमानजनक शब्द है जिसका अब प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता। जैसे अपने SC/ST अनुसूचित जनजातियाँ नहीं थी जंगलों में निवास करने वाले, भील, मीणा, सहरिया वगैरह ऐसी वो होते। ठीक है। फिर है फिर आगे है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति और रोजाना की जिंदगी क्या थी, देखते इसको। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है। सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के किले के विध्वंस के बाद सन 1789 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था वह था सेंसरशिप की समाप्ति, यानी राजतंत्र का अंत। प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। परंतु अब वो सेंसरशिप समाप्त हो गई। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहाँ से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुँची। उन्हें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिकों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उसमें जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। क्योंकि अब संगीत, नाटक, पत्र, अखबार आदि छपने लगे, क्योंकि लोगों को अभिव्यक्ति का जो एक अधिकार था वो प्राप्त हो गया। अब वो लोग क्या है, खुले में इस चीज़ को छापने लग गए। स्वतंत्र और न्याय के बारे में राजनीतिकों व दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखों को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था। क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, क्योंकि उसमें सब शिक्षित नहीं थे, कुछ ही लोग थे जो पढ़े लिखे थे। तो ये जो चीज़ें थी ये मतलब लोगों को सामने पढ़ी जाती थी। फिर ये चित्र दे रखा है, किसका है, ये है मरा जनता को संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली
रचित चित्र। इस अध्याय में के से मरा के बारे में आपको क्या याद है, उसके इर्द गिर्द मौजूद दृश्य का वर्णन कीजिए तथा उसकी लोकप्रियता के बारे में समझाइए। अब है सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। 1804 में राजा बन गया था फ्रांस का। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था भाई। यूरोप का आधुनिकीकरण नेपोलियन ने किया। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पत्ते पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। वाटरलू का युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन की हार हुई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। चित्र 17 में है अल्प्स पार करता नेपोलियन, डेविड द्वारा बनाया गया चित्र। आगे है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इसके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। इम्पोर्टेंट है। टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है। फिर है बॉक्स 2। देखो, राजा राममोहन राय उस समय यूरोप में फैल रहे नए विचारों को प्रभावित होने वालों में से एक थे। फ्रांसीसी क्रांति और बाद में जुलाई क्रांति ने उनकी कल्पना को नई धार दी। फ्रांस में 1830 ईस्वी में हुई जुलाई क्रांति के बारे में जानने के बाद वह और किसी चीज़ के बारे में बात ही नहीं करते थे। हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगे कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाएंगे। क्रियाकलाप प्रश्न सभी करने हैं और जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपको इन प्रश्नों के साथ कॉपी में उतारने हैं। ठीक है, 6 प्रश्न छू करने, इसके बाद अपना अगला अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, करने भी हैं प्लस साथ में याद भी करना है। ओके, जो आपकी कॉपी है वो काम की वो ऑनलाइन चेक कर देंगे, आप ये काम कर लेना। ठीक, ओके, ठीक है।